पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा प्राशन दाब, विसरण के बारे में पढ़ा, प्राशन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में आपको बताया प्राशन दाब किस तरह से लगता है। उसके बाद में वॉन टॉप नामक वैज्ञानिक ने प्राशन की क्या दी थी, विलियन समीकरण दी थी। उसके 3 नियम पढ़े, उसके आधार पर अपन ने विलियन समीकरण पाई v बराबर nRT निकाली, फिर पाई बराबर CRT निकाला उससे। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था प्राशन दाब के ऊपर न्यूमेरिकल, 3 तरह के न्यूमेरिकल थे जो किस तरह से बन सकते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था संपरासरी विलियन, अर्थात जिसमें मोलर सांद्रताएं क्या रहती है, समान रहती है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल किस तरह से बनता है वो भी देखा। उसके बाद में अपन ने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, अतिपरासरी और अल्परासरी विलियन। और लास्ट में आपको पढ़ाया था रिवर्स ओस्मोसिस अर्थात प्रतिलोम परासन। प्रतिलोम परासन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। तो इस तरह से अपन ने पिछले लेक्चर में क्या कंप्लीट कर लेते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म 4 थे, वास्तव में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासन दाब। अब इस तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपके क्या, असामान्य मोलर द्रव्यमान और वांटा फैक्टर, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद में ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन अब पढ़ते हैं असामान्य या मोलर, असामान्य मोलर या आणविक द्रव्यमान, या आप इसको कह सकते हो अणुभार, या आप इसको क्या कह सकते हो, अणुभार भी कह सकते हो। तो देखो, तो जब विलय के कणों को विलयन में घोलते हैं तो विलयन में कणों की संख्या में या तो वृद्धि होती है या कमी होती है, अर्थात या तो आयनन होगा या समूहन होगा। तो इससे क्या होगा, अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। और अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान परिवर्तित होगा तो अणुभार भी क्या आएगा, परिवर्तित आएगा। तो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में क्या प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। देखो अपन ने पहले पढ़ा था, जब अणुसंख्यक गुणधर्म स्टार्ट किए थे तब आपको मैंने बताया था अणुसंख्यक गुणधर्म किसके समानुपाती होते हैं भाई, कणों की संख्या के, और मोलर द्रव्यमान या अणुभार के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब कणों की संख्या बढ़ती है तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ता है, और अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ता है तो अणुभार क्या होता है, घटता है। तो जब विलय के कणों को विलयन में घोलते हैं तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, अर्थात विलयन में विलय के कणों का आयनन या समूहन होता, आयनन या समूहन होता है, अर्थात अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान परिवर्तित होता है, अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान परिवर्तित होता है। अतः ऐसा मोलर द्रव्यमान जिसका मान सामान्य मान से अलग होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, अणुसंख्यक
सम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, कणों की संख्या, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं भाई, अनुभार के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब विलय के कणों को विलयन में घोलते हैं तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि या कमी होती है, अर्थात विलयन में विलय के कणों का क्या होता है, या तो आयनन होता है या क्या होता है भाई, संगुणन होता है, जिससे अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान क्या हो जाता है, परिवर्तित होता है। अतः ऐसा मोलर द्रव्यमान जिसका मान सामान्य मान से क्या आता है, अलग आता है, वो क्या कहलाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान या अणुभार कहलाता है। और अपन जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म किसके समानुपाती होते हैं, कणों की संख्या के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, अणुभार के। तो जब कणों की संख्या बढ़ती है तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ते हैं और अणुभार क्या होता है, घटता है। अर्थात जब अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ते हैं तो अणुभार क्या होता है, घटता है, और जब अणुसंख्यक गुणधर्मों का मान क्या होता है, घटता है, तो अणुभार क्या होता है, बढ़ता है। देखो अपन पढ़ते हैं नोट डाउन की फर्स्ट पॉइंट, जब आयनन हो विलयन में तो क्या होगा, अनुभार क्या कम प्राप्त होगा या ज्यादा। तो नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट, जब विलयन में विलय के कणों का आयनन होता है तो विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि होती है। विलयन में जब विलय के कणों का क्या होता है भाई, आयनन होगा तो एक से अधिक आयनों में टूटेगा, तो कि क्या होगी, विलयन में कणों की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे विलय के कणों का मोलर द्रव्यमान या आप कह सकते हो अणुभार सामान्य अणुभार से कम प्राप्त होता है। सामान्य अणुभार से क्या प्राप्त होता है भाई, कम प्राप्त होता है। जब विलयन में विलय का कणों क्या होता है, आयनन होता है, जिससे विलयन में क्या होती है, कणों की संख्या में वृद्धि, तो विलय के कणों का मोलर द्रव्यमान सामान्य अनुभार से कम प्राप्त होता है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे NaCl का विलयन, अब इसका क्या होगा, आयनन, तो क्या प्राप्त होंगे भाई, Na प्लस Cl-। तो देखो यहाँ पे 1 मोल NaCl के आयनन से 2 मोल आयन प्राप्त हो रहे हैं, 1 मोल तो Na+ और 1 मोल क्या प्राप्त हो रहा है, Cl-। तो NaCl का सामान्य अनुभार कितना होता है भाई, 58.5। देखो Na का कितना होता है 23 और फ्लोरीन का कितना होता है 35, 23.5, तो 23 + 35.5 कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। लेकिन आयनन के पश्चात आपको कितने मोल आयन प्राप्त हो रहे हैं, 2 मोल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आयनन के पश्चात प्राप्त असामान्य मोलर द्रव्यमान कितना प्राप्त होगा भाई, 58.5 बटे
यदि यहाँ पे 3 आयन प्राप्त होते हैं तो कितने का भाग देते हैं अपन, 3 का भाग देते हैं। तो NaCl के आयन से देखो पहले कितना आ रहा था अनुभार 58.5 और अब कितना आ रहा है असामान्य 29.25 ग्राम। तो अनुभार क्या हो गया, कम हो गया। तो यदि विलयन में विलय के कणों का क्या होता है भाई, आयनन होता है, तो विलयन में कणों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे विलय के कणों का क्या, कणों का मोलर द्रव्यमान सामान्य अनुभार से क्या प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है। देखो एग्जांपल लिखा अपन ने NaCl के आयन से 2 मोल आयन प्राप्त हो रहे हैं। NaCl का अनुभार कितना होता है 58.5, लेकिन आयन के पश्चात अनुभार कितना प्राप्त हुआ आपको 29.25। तो आयन के पश्चात क्या प्राप्त हो जाता है, मोलर द्रव्यमान क्या प्राप्त होगा आपको, कम प्राप्त होगा। इस तरह से आयनन के कारण अनुभार क्या हो जाता है, घट जाता है। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। यदि विलयन में विलय के कणों का संघूर्णन होता है, संघूर्णन होता है, तो विलयन में कणों की संख्या में कमी हो जाती है, जिससे विलय के कणों का अनुभार सामान्य अनुभार से अधिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, विलय के कणों का अनुभार सामान्य अनुभार से क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। जब विलयन में विलय के कणों क्या हो, संघूर्णन होता है, तो विलयन में कणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिससे विलय के कणों का अनुभार सामान्य अनुभार से क्या प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है। अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। यदि आप एसिटिक अम्ल का बेंजीन में क्या बनाते हो, विलयन बनाते हो, तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल का डाइमर बनता है, जो क्या किसके कारण होता है, उसके हाइड्रोजन बंध बनने के कारण होता है। तो जब बेंजीन में आप क्या बनाते हो, एसिटिक अम्ल का विलयन, तो वहां पे एसिटिक अम्ल का अनुभार क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो एसिटिक अम्ल CH3COOH का बेंजीन में विलयन बनाने पर एसिटिक अम्ल का द्विलक अर्थात डाइमर द्विलक बनता है। यह हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। यह किसके कारण होता है भाई, एसिटिक अम्ल का बेंजीन में विलयन बनाने पर एसिटिक अम्ल का क्या बनता है, डाइमर बनता है, और यह किसके कारण होता है, हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। देखो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COOH, और दूसरे में क्या हो जाएगा COOH, और ये क्या हो जाएगा CH। देखो
इस वाले ऑक्सीजन का हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा, इस ऑक्सीजन और इसके मध्य क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया भाई, हाइड्रोजन बन। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया, H बॉन्ड हो गया। तो इस कारण से क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। तो जो आपको अनुभार प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, लगभग डबल। तो एसिटिक अम्ल का अनुभार 120 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है भाई, 120। देखो एक एसिटिक अम्ल का अनुभार कितना है, CH3COOH कितना है, 60। तो द्विलक में कितना होगा, डाइमर में कितना प्राप्त होगा आपको, 120। ध्यान रखना, यदि एसिटिक अम्ल का अणु विलयन किसके साथ बनाया गया है, बेंजीन के साथ, तो क्या बनेगा, डाइमर बनेगा। डाइमर किसके कारण बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डाइमर बनेगा। तो इसका अनुभार कितना हो जाएगा, टोटल 120। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन के लिए 48, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 4 5 और 3 8, 48। 8 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। 16 चौक 64 किसके हो गए, ऑक्सीजन के। 64 प्लस 8 प्लस 48, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 120। तो एसिटिक अम्ल का बेंजीन में विलयन, इसका अनुभार कितना आता है भाई, आपका 120 प्राप्त होता है। तो जब विलयन में विलय के कणों को क्या होता है, संगुणन होता है। तो संगुणन के कारण कणों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो विलय के कणों का अनुभार भी क्या प्राप्त होता है, सामान्य अनुभार की तुलना में कम प्राप्त होता है। उदाहरण क्या लिखोगे, एसिटिक अम्ल का बेंजीन में विलयन बनाने पर एसिटिक अम्ल का क्या बनता है भाई, डाइमर बनता है, जो किसके कारण बनता है, हाइड्रोजन बंधन के कारण बनता है। और यहाँ पे एसिटिक अम्ल का अनुभार क्या प्राप्त होगा आपको, डबल प्राप्त होगा, अर्थात डाइमर में कितना प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन में ध्यान भी रखना, यदि किसी क्वेश्चन में एसिटिक अम्ल का बेंजीन में विलयन बनाते हैं तो आपको अनुभार कितना लेना है, 120 ग्राम लेना है। देखो विलियम टॉपिक का, विलियम चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपके वांटो गुणा। तो असामान्य मूलक द्रव्यमान को प्रकट करने के लिए वांटो नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक दिया था, जिसको क्या कहते हैं, वांटो गुणांक। तो असामान्य मूलक द्रव्यमान को प्रकट करने के लिए वॉन होप ने एक गुणांक दिया था, जिसे वॉन होप गुणांक कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रकट करते हैं। तो असामान्य मूलक द्रव्यमान को निकालने के लिए, प्रकट करने के लिए वांटोप ने गुणांक दिया था, जिसको क्या कहते हैं, वांटोप गुणांक। तो आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन परिकलित, या कह सकते हो सैद्धांतिक अणुसंख्यक
हो गया प्रेक्षित अनुसंख्या गुणधर्म बटे सैद्धांतिक। अब देखो प्रेक्षित, परिकलित या सैद्धांतिक। प्रेक्षित मतलब जो आपको ज्ञात करना है, परिकलित या सैद्धांतिक जो आपको पता होता है या क्वेश्चन में वो दे देता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या दे देता है, परिकलित या सैद्धांतिक को दे देता है। जैसे NaCl का अनुभार है, आपको बताया 58.5 है और या वो पेपर में लिख के दे दे NaCl का अनुभार कितना है 58.5, तो वो मान क्या हो गया सैद्धांतिक। जो आपको ज्ञात करना है वो क्या कहलाता है प्रेक्षित, जिसका मान आपको पता होता है या क्वेश्चन में दिया होता है वो क्या कहलाता है सैद्धांतिक या परिकलित। तो आप कह सकते हो दूसरा, तो आप क्या कहोगे संगुणन या आयनन के पश्चात कणों की संख्या, संगुणन या आयनन के पश्चात कणों की संख्या, या आप कह सकते हो संगुणन या आयनन से, संगुणन या आयनन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या, संगुणन या आयनन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या। इस तरह से क्या निकालते हैं अनुसंख्या गुणधर्म। तो यही बात आ गई ना भाई, जो आपको ज्ञात करना होता है वो तो क्या हो गया प्रेक्षित, और जिसका मान आपको या तो पता होता है या पेपर में दिया होता है तो वो क्या कहलाता है परिकलित या सैद्धांतिक। तो आई का मान ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, संगुणन या आयनन के पश्चात कणों की संख्या अपॉन संगुणन या आयनन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या। तो ये क्या हो गया, तो मार्टफ नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, एक ऐसा असामान्य मूलद्रव्यमान को प्रकट करने के लिए एक गुणांक दिया था जिसको क्या कहते हैं वांटोप गुणांक कहते हैं, और इसको किससे लिखते हैं आई से प्रकट करते हैं। तो आई का मान क्या हो जाएगा भाई प्रेक्षित अनुसंख्या गुणधर्म बटे परिकलित या सैद्धांतिक अनुसंख्या गुणधर्म, या आप कह सकते हो आई बराबर क्या हो जाएगा संगुणन या आयनन के पश्चात कणों की संख्या बटे संगुणन या आयनन से पूर्व लिए गए कणों की संख्या। जैसे आपको आई बराबर पाई प्रेक्षित बटे पाई परिकलित, जैसे आपको पेपर में दे दिया परासन दाब का मान और दूसरा आपको और दूसरे मान देके क्या ज्ञात करवाया परीक्षित मान, तो आपको पेपर में दिया गया परासन दाब का मान क्या हो जाएगा परिकलित, और जो आप ज्ञात करोगे वो क्या कहलाएगा प्रेक्षित। तो इन दोनों का अनुपात ही किसके बराबर हो जाएगा आई के बराबर। इस तरह से आप लिख सकते हो डेल्टा टीबी प्रेक्षित अर्थात क्वथनांक में उन्नत बटे डेल्टा टीबी परिकलित, परिकलित, या आप कह सकते हो डेल्टा टीएफ प्रेक्षित बटे डेल्टा टीएफ परिकलित। लेकिन एक चीज ध्यान रखना किसके लिए, अनुभार के लिए, अनुभार के लिए क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो या वास्तव में अनुमान क्या हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए प्रेक्षित बटे डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए परिकलित। लेकिन अनुभार के लिए क्या हो जाएगा उल्टा, हमेशा अनुभार या मूलद्रव्यमान मिलेगा कहाँ आता है नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल एमबी, तो ये क्या हो जाएगा एमबी परिकलित बटे एमबी प्रेक्षित। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि आपको अनुभार दे दे और फिर दूसरा अनुभार आप ज्ञात कर लो तो उन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा वांटोप गुणांक के बराबर। यहाँ पे ध्यान रखना अनुभार के लिए परिकलित मान क्या आएगा ऊपर और नीचे प्रेक्षित क्या आएगा नीचे, बाकी में क्या होगा पाई प्रेक्षित मान बटे परिकलित मान। अब यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, नोट डाल के लिखना फर्स्ट पॉइंट, यदि आई का मान क्या हो 0
सेकंड बात, यदि i इज ग्रेटर देन क्या हो 1। थर्ड बात, यदि i इज लेस देन क्या हो 1। नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि i बराबर 0 हो तो क्या होगा, i बराबर 1 हो तो क्या होगा, i इज लेस देन क्या होगा 1 होगा तो क्या होगा। तो यदि i बराबर 0 होगा तो न तो i नन होगा और न ही संगुणन, न तो आयनन होगा और न ही क्या होगा संगुणन। यदि i का मान 0 है तो न तो आयनन होगा न ही संगुणन। यदि i इज ग्रेटर देन क्या हो 1 तो क्या होगा आयनन होगा। क्या होगा भाई आयनन होगा। और यदि i इज लेस देन 1 हो तो क्या होगा संगुणन होगा। क्या होगा भाई संगुणन होगा। इस तरह से आपको ये बॉक्स क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। यदि i बराबर 0 है तो न तो आयनन होगा न ही क्या होगा संगुणन होगा। लेकिन यदि i इज ग्रेटर देन क्या है तो क्या होगा आयनन होगा। किसका विलय का है ना, ये किसके लिए है भाई विलय के लिए, ये भी क्या है विलय के लिए। तो i इज ग्रेटर देन 1 होगा तो विलय का क्या होगा आयनन, और i इज लेस देन 1 है तो क्या है तो विलय का क्या होगा संगुणन होगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। i बराबर 0 क्या कंडीशन होगी, i इज ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा तो क्या होगा, और i इज लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। इस तरह से आप कोई भी दो मान दे दे आपको परिकलित आपको पेपर में दिया जाएगा। और दूसरा आप याद ज्ञात करते हो तो प्रेक्षित बटे परिकलित का अनुपात क्या कहलाता है वांटो गुणांक कहलाता है। जैसे परासरण दाब ये भाई मैंने पेपर में आपको दे दिया कि 5.07 परासरण दाब पर और बाकी का सांद्रता दे दिया टेम्परेचर दे दिया, तो परिकलित प्रेक्षित ज्ञात कर सकते हो आप, परिकलित पेपर में दे दिया है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा वांटो गुणांक। 3 बातें ये i बराबर 0, i इज ग्रेटर देन 1 और i इज लेस देन 1। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वान डाफ गुणांक को सम्मिलित करने के पश्चात अणुसंख्यक गुणधर्मों के समीकरण। तो चारों गुण अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े उसके समीकरण में क्या बदलाव आएगा वो पढ़ते हैं वान। तो सबसे पहला वाला कौन सा था वाष्प में आपेक्षिक अवनमन। पहला समीकरण क्या था भाई वाष्प में आपेक्षिक अवनमन। तो वो क्या था भाई डेल्टा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बराबर क्या हो जाएगा I इंटू डेल्टा पी बटे पी नोट ए, I इंटू डेल्टा पी बटे पी नोट ए, या आप कह सकते हो I इंटू पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन बटे पी नोट ए। I इंटू पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन बटे पी नोट ए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका बराबर I इंटू विलय की मोल भिन्न के बराबर था I इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम ए। तो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन क्या था डेल्टा पी बटे पी नोट ए, या आप कह सकते हो पी नोट ए माइनस पी सोल्यूशन बटे पी नोट ए। ये क्या आ जाएगा I इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए बटे डब्ल्यू ए। तो यही तो आया था भाई वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के क्या होता है बराबर होता है। तो वास्तव गुणांक सम्मिलित करोगे तो I से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। दूसरी अणुसंख्या गुणधर्म कौन सा था क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या था भाई क्वथनांक में उन्नयन। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या था भाई I इंटू के बी इंटू एन। तो
ये क्या हो जाएगा I इंटू के बी इंटू मोलरता क्या हो जाएगी डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू क्या हो जाएगा 1000। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा भाई वांटो गुणांक सम्मिलित करने के बाद में क्वथनांक में उन्नयन का। तो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगा सभी के आगे आई से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो वास्तव में अपेक्षित गुणनफल क्या हो जाएगा डेल्टा पी बटे पी नॉट ए, या आप कह सकते हो पी नॉट ए माइनस पी एस बटे पी नॉट ए बराबर आई इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इसी तरह क्वथनांक में उन्नयन क्या हो जाएगा डेल्टा टी बी बराबर आई इंटू के बी एम या आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। तीसरा अनुसंख्या गुणधर्म क्या पढ़ा था भाई अपन ने हिमांक में अवनमन। तीसरा कौन सा पढ़ा था हिमांक में अवनमन। तो क्वांटम गुणांक सम्मिलित करने के बाद उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एफ मतलब मोलर का। तो क्या हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपके हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला जब आपने वांटो गुणांक सम्मिलित किया। लास्ट पढ़ा था अपन ने परासरण दाब। लास्ट कौन सा पढ़ा था परासरण दाब। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा भाई आई इंटू सी आर टी। जब सी का मान रखोगे क्या आएगा आई इंटू डब्ल्यू बी बटे एम वी इंटू वी इंटू आर टी। तो परासरण वांटो गुणांक सम्मिलित करने के बाद में परासरण दाब का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन एम बी इंटू वी। इस तरह से अपन ने चारों अनुसंख्यक गुणधर्मों का मान समीकरण पढ़ लिया। वांटो गुणांक सम्मिलित करते हो तो क्या किया अपन ने चारों में सभी को आई से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो सभी में अनुसंख्यक गुणधर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं वांटो गुणांक से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी का वांटो गुणांक और वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा अल्फा में समझ। देखो बच्चों ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। तो क्या कैसे करोगे माना विलयन में विलय के 1 मोल कणों के आयनन से n मोल वियोजित कण प्राप्त होते हैं। देखो विलयन में क्या होगा 1 मोल कण के वियोजन से या आयनन से कितने प्राप्त हो रहे हैं n मोल वियोजित कण प्राप्त होते हैं। तो विलय के
आयनन की मात्रा अल्फा होती है। 1 मोल से कितने कण प्राप्त हो रहे हैं n, तो आयनन की मात्रा क्या होगी भाई अल्फा। मानो आप क्या ले रहे हो, A से क्या प्राप्त हो रहा है आपको Nb कण प्राप्त हो रहे हैं। A से क्या प्राप्त हो रहे हैं आपको Nb कण प्राप्त हो रहे हैं। 1 से 1 मोल है का, और B के कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको N मोल प्राप्त हो रहे हैं। प्रारंभ में कणों की संख्या कितनी है या मोलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 से क्या प्राप्त हुआ आपको Nb, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रारंभ में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। देखो प्रारंभ में 1 का कितना मोल है 1 मोल। जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की आयनन होना शुरू हुआ तो 1 का कितना है 1 मोल। उस वक्त उत्पाद क्या बनता है आपका 0 मोल। अरे रिएक्शन स्टार्ट करते ही उत्पाद बनने लग जाता है, नहीं बनता। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि प्रारंभ में 1 का कितना है 1 मोल और B का कितना है 0 मोल। तो साम्य पर, साम्य अवस्था में मोलों की संख्या, साम्य अवस्था में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, जितना क्रियाकारक कम होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। मान लो क्रियाकारक कितना कम हो रहा है अल्फा, तो उत्पाद कितना बन रहा है भाई n अल्फा। जितना यहाँ पे क्रियाकारक कम हो रहा है उतना ही क्या बन रहा है उत्पाद। तो यहाँ पे 1 माइनस साम्य अवस्था पर क्रियाकारक कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और उत्पाद कितना बन जाएगा n अल्फा। अर्थात अल्फा कम हुआ तब क्या हुआ अल्फा B का बना, और यहाँ पे n मोल बन रहे हैं तो इसलिए कितने मोल बन जाएंगे n अल्फा। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, प्रेक्षित मोलों की संख्या, प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, प्रेक्षित मोल यही है साम्य अवस्था पर जो आपको प्राप्त हुए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी होगी ये, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n अल्फा को आगे 1 प्लस n अल्फा माइनस अल्फा। तो यहाँ से आपने क्या किया, अल्फा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा n माइनस 1। तो प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी हो गई आपके पास 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। इसी तरह से परिकलित मोलों की संख्या कितनी है भाई, प्रारंभ में कितने लिए थे आपने 1 मोल ही तो लिया था जो आपको क्वेश्चन में किया ना। तो परिकलित मोलों की संख्या कितनी होगी 1। तो I बांटो गुणांक क्या हो जाएगा भाई, प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। तो प्रेक्षित मोल कितने प्राप्त है आपको 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 बटे 1। कितने प्राप्त है आपको 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। तो 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो I बराबर यहाँ पे क्या आ गया भाई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। वहां पर गुणांक बराबर कितना आ गया 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस। अपने को क्या ज्ञात करना है अल्फा और I में संबंध। मैं एक को इधर ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा I माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू n माइनस 1। अल्फा का मान निकालोगे तो फिर क्या हो जाएगा I माइनस 1 बटे n माइनस 1। ये क्या आ गया आपका वियोजन की मात्रा और वहां पर गुणांक में संबंध। यहाँ पे n क्या है भाई वियोजित कणों की संख्या, n क्या है वियोजित कणों की संख्या। एक बार फिर से सुनो, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ ही सकते हैं। तो आपने क्या लिया, यदि विलयन में विलय के 1 मोल कणों से कितने प्राप्त हो रहे हैं n मोल वियोजित कण प्राप्त हो रहे हैं तथा विलय की मात्रा क्या है अल्फा। तो यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लेकर डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं, यदि देखो A से कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं आपके n मोल प्राप्त हो रहे हैं किसके B के। तो प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी है आपकी A की कितनी है 1। तो प्रारंभ में उत्पाद नहीं बनता, इस कारण से प्रारंभ में B के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 0। जैसे जैसे रिएक्शन चलती है वैसे वैसे क्या होगा, जितना क्रियाकारक खत्म होगा उतना ही क्या बनेगा उत्पाद बनेगा। तो साम्य अवस्था में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 1 माइनस अल्फा बराबर n अल्फा। देखो अल्फा जितना क्रियाकारक कम होगा उतना ही क्या बनेगा उत्पाद। तो अल्फा
कम हुआ किसका, क्रियाकारक, अल्फा की मात्रा में क्या हुआ, ए ने क्रिया की, तो बी कितना बना, अल्फा। तो यहाँ पे जितना क्रियाकारक कम हो रहा है उतना ही क्या बन रहा है, उत्पाद। तो अल्फा कम हुआ क्रियाकारक तो उत्पाद कितना बना, बीटा भी अल्फा। लेकिन बी के मोल कितने बन रहे हैं, एन मोल, इसलिए कितना बनेगा, एन अल्फा। तो साम्यावस्था पर मोलक संख्या कितनी हो जाएगी भाई, 1 माइनस अल्फा, और इसके बी की कितनी हो जाएगी, एन अल्फा। तो प्रेक्षित मोलों की संख्या साम्यावस्था पर ज्ञात करें अपन, ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। मैं एन अल्फा को आगे ले रहा हूँ, माइनस अल्फा को पीछे। तो अब आगे सोल्व करोगे तो कितनी आ गई भाई, प्रेक्षित मोलों की संख्या आपकी 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। परिकलित मोल कितने ले रहे हो आप, 1, शुरू में एक मोल ही ले रहे हो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे परिकलित मोलों की संख्या। तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 बटे 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई बराबर क्या आ गया आपके, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। यहाँ से मैं आई 1 को क्या ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बराबर अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो अल्फा का मान क्या आ गया आपके यहाँ पे, आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। एन क्या है यहाँ पे, वियोजित कणों की संख्या। इस तरह से आपको ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वियोजन की मात्रा अल्फा और क्वांटम गुणांक आई में संबंध बताइए, या इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन सकता है। आपको अल्फा का मान दे दे, एन का मान दे दे, आपसे पूछ ले क्वांटम गुणांक का मान बताइए, या आपसे पूछ सकते हैं आई का मान दे दे, एन का मान दे दे, तो आपके आपसे क्या पूछ सकते हैं, वियोजन की मात्रा। अब बात करते हैं अपन एन के मान की। एन कहते हैं वियोजित कणों की संख्या। तो नोट डाल के एन के मान की, पहला क्या, एमएक्स टाइप इलेक्ट्रोलाइट। एमएक्स प्रकार का कोई भी विद्युत अपघट्य है, जैसे एग्जांपल के लिए NaCl, KCl, CaCl, इनके लिए n का मान कितना हो जाएगा भाई, 2। mx टाइप के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2। अर्थात 2 आयन बन रहे हैं वियोजन के बाद Na+Cl माइनस, तो mx टाइप में कितने हो जाएंगे, 2। इसी तरह से mx2 टाइप के कोई अणु होगा, जैसे ZnCl2 है, MgCl2 है, इनके लिए n का मान कितना हो जाएगा भाई, 3। देखो एक जिंक प्लस और 2 क्लोरीन, तो 2 और 1 3 आयन दे रहा है, तो n का मान वियोजन के बाद कितने हो जाएगा, n3, तो इनके लिए n का मान। इसी तरह से mx3 के लिए कितना हो जाएगा भाई, n बराबर 4 हो जाएगा। तो n का मान आयरन के पश्चात में क्या हो जाएगा, mx टाइप के लिए n बराबर 2, mx2 के लिए n बराबर 3 और mx3 के लिए n बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ये वियोजित कणों की संख्या आप आयरन के पश्चात कितने आयन प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो यदि विद्युत अपघट्य का 100% आयनन हो जाए तो क्वांटम गुणांक का मान क्या होगा, और यदि 100% से कम हो तो क्वांटम गुणांक का मान कम होगा। तो देखो पहली बात करते हैं, यदि विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाता है, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो भाई
100% हो जाता है। तो 1 को गुणा आई का मान उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा दिए गए आयनों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात ये क्या कह रहा है, यदि पूरा कंप्लीट एनएन हो जाए, अल्फा का मान क्या हो 100%, तो वांटाप गुणांक आई का मान क्या होगा 1 मोल के द्वारा दिए गए आयनों की संख्या के बराबर। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन NaCl। NaCl मान लो अल्फा बराबर क्या है 100% है, यहाँ पे अल्फा का मान क्या है भाई 100%, पूरा आयनित हो रहा है, तो आई का मान क्या हो जाएगा भाई 2, क्योंकि NaCl के आयन से कितने आयन मिलेंगे Na+Cl- 2 आयन मिलेंगे, तो आई का मान कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से ZnCl2, इसके से कितने मिलेंगे आई बराबर 3। तीसरा AlCl3, इसके से कितने मिलेंगे भाई आई बराबर 4। चौथा एग्जाम्पल की बात करते हैं उपसैचुरेट यौगिक, जैसे K4FeCN6, ये बराबर ये क्या है उपसैचुरेट यौगिक। तो इसके आयन से कितने आयन प्राप्त होंगे, ये क्या टूटेगा 4K प्लस FeCN6 और माइनस, तो आई बराबर कितना हो गया 4 और 1 5। देखो आपके नवा चैप्टर है बच्चों उपसैचुरेट यौगिक, डिटेल से इन कंपाउंड का अध्ययन अपन वहां पे करेंगे। तो देखो जो बड़ी ब्रैकेट वाला भाग होता है उसका आगे आयनन नहीं होता, या तो इस बड़े ब्रैकेट के पहले वाले भाग का होगा या पीछे वाले भाग का, अपने आप में ये क्या रखता है एक आइडेंटिटी, तो इसका तो आयनन होगा नहीं, तो एक तो ये भाग हो जाएगा यहाँ पे K4FeCN6, तो FeCN6 तो एक रहेगा और 4K प्लस क्या हो जाएगा, तो 4 और 1 5, तो आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि 100% आयनन होता है, देखो पीछे जैसे कोई एग्जांपल दूसरा ले लो CONS36Cl3, इसके आयनन से क्या बनेगा भाई आगे वाला भाग अलग हो जाएगा CONS36 3 प्लस 3Cl-, तो आई का मान कितना होगा भाई यहाँ पे 4 होगा, 3 और 1 4 होगा। तो यदि किसी विद्युत अपघट्य का आयनन पूर्ण हो जाता है, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो 100% हो, तो वांटाप गुणांक आई का मान उस विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा दिए गए आयनों की संख्या के बराबर होता है। देखो बच्चों क्वेश्चन में अगर वो लिख दे पूर्ण आयनन है तो आई का मान बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्या जितने आयन बन रहे हैं आई का मान उतना होगा। लेकिन यदि उसने मात्रा कितनी दे दी 100% से कम, तो आप कैसे निकालोगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला 100% है तो कोई दिक्कत नहीं, जितने आए उतना आए, लेकिन 100% से कम होगा तो कैसे निकलता है अपन अभी याद करते हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि यदि अल्फा का मान इंपॉर्टेंट है, यदि अल्फा का मान 100% नहीं हो तो, यदि अल्फा का मान 100% नहीं हो तो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यदि अल्फा बराबर कितना हो 80%, तो अल्फा बराबर क्या हो 80% हो, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका K4FeCN6, इसका आयनन होगा तो क्या पूछेगा भाई 4K प्लस FeCN6, 4K प्लस FeCN6 और माइनस। तो देखो प्रारंभ में मोल कितने होंगे, प्रारंभ में मोल कितने होंगे, इसका 1, ये क्या होगा 0 0। साम्य पर साम्यावस्था में मोल कितने होंगे भाई, ये जितना कम होगा उतना क्या
अल्फा, ये कितना बढ़ेगा 4 अल्फा और ये कितना बढ़ेगा अल्फा। अब निकालो अपेक्षित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, सबको जोड़ दो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, तो ये अल्फा से तो अल्फा गया, ये कितना बच गया भाई 1 प्लस 4 अल्फा। आपके पास अपेक्षित मोलों की संख्या कितनी आ गई 1 प्लस 4 अल्फा। परिकलित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर कितनी आ गई भाई आपके 1, या अपन 1 ही मानी थी पहले। अब यहां से आई बराबर क्या हो जाएगा भाई प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। प्रेक्षित मोल कितने हैं आपके 1 प्लस 4 अल्फा और परिकलित कितना है 1, तो आई बराबर यहां से कितना आ गया 4 अल्फा। अल्फा का मान कितना दिया आपको 80%, या आप कह सकते हो 0.8। अरे परसेंटेज 100 में से निकालते हैं तो 100 का भाग दोगे तो कितने आएगी 0.8, तो अल्फा बराबर 0.8 रखो। 1 प्लस 4 इंटू 0.8 बराबर कितना आ गया 1.3.2, तो आई बराबर कितना आ गया भाई आपके 4.2 आ गया। इस तरह से क्या होती है आई की गणना की जाती है। देखो इस मेथड से करोगे, मैं आपको भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो आपको इस तरीके से करना है। फॉर्मूले से आपको नहीं पूछते हैं वैसे निकालते हैं तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आयरन की मात्रा 100% से कम हो तो किस तरह से करोगे, जिस तरह से अपन ने अल्फा और आई में संबंध स्थापित किया था उसी तरह से इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ K4FeCN6 का, जिसमें अल्फा का मान क्या हो 80% दिया है वो, तो क्या हो जाएगा देखो, ये क्या किसमें टूटेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस में। प्रारंभ में मोल कितने हैं 1 0 0, साम्यावस्था पर मोल कितने हो गए भाई, ये जितना कम हो रहा है उतना ही वो बनेगा, तो ये कितना कम हो रहा है 1 माइनस अल्फा, पढ़ कितना रहा है 4 अल्फा प्लस अल्फा। तो प्रेक्षित मोलों की संख्या या समूहन या आयनन के पश्चात मोलों की संख्या कितनी होगी 1, इन सारे मोलों को जोड़ दो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा गया तो कितना बच गया 1 प्लस 4 अल्फा। परिकलित मोल प्रारंभ में कितने ले लेते हैं अपन, आई का मान क्या होता है प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल, और आई बराबर कितना हो जाएगा प्रेक्षित मोल कितने 1 प्लस 4 अल्फा बटे 1, तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर 4 अल्फा। अल्फा बराबर कितना है भाई आपका 80% या 0.8, तो यहाँ से आई बराबर आप क्या निकाल लोगे कितना है आपके, जब अल्फा का मान रखोगे तो कितना है आई बराबर 4.2। तो अभी देखो अपन ने जब डेरिवेशन किया था तो वहां पे आई के लिए एक फॉर्मूला आया था, आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। क्या आया था भाई आई बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। देखो आई का मान अल्फा का मान यहाँ पे 80% है, या आप कह सकते हो 0.8। एन का मान देखो यहाँ से देखो K4FeCN6 4 प्लस 1 कितना है यहाँ पे 5 है। अब एन और अल्फा का मान रख दो तो आई का मान आ जाएगा आई बराबर क्या आएगा 1 प्लस एन बराबर अल्फा बराबर कितना है 0.8, एन बराबर कितना है 5 माइनस 1, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 1.8, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, तो ये वही आ जाएगा 1 प्लस 3.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 पॉइंट। तो आपको जो सा मेथड सही लगे कौन सा मेथड यूज कर लो, बस इतना है उस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखो आई बराबर क्या है प्रेक्षित मोल बटे परिकलित मोल। तो सही तरीके से करोगे तो इस तरह से डेराइव करके करो, फॉर्मूला याद रखते हो तो उस तरह से कर लो। आई बराबर क्या होता है 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस एन। एन क्या है यहाँ पे विभाजित कर दो, कितने हैं इस क्वेश्चन में 5, अल्फा का मान उसने 80% या 0.8, तो आप उसके द्वारा भी ये याद कर सकते हो। बस उसमें शर्त ये है आपको फॉर्मूला सही तरीके से याद होना चाहिए। इस तरह से आप यदि अल्फा का मान 100% से कम है तो आई का मान या 1/2 गुणांक का मान ज्ञात कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, या तो ये फॉर्मूला याद रखो या इस तरह से आप डेराइव करके लिखो।
देखो अगर आपको वांटा गुणांक सम्मिलित करके इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है आयनन के लिए भी और समूहन के लिए भी, तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ सिर्फ आयनन के लिए। समूहन के लिए आपके आई का ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग रहेगा, वो इसके बाद में डेराइव करेंगे। तो मैं आयनन और समूहन में केवल एक ही क्वेश्चन आयनन का करवा रहा हूँ, समूहन में भी क्या होगा सेम टू सेम ऐसा ही होगा। तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है K4 FeCN6 का 0.1 M विलयन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनित हुआ, तो विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो 46% दे दिया, तो सबसे पहले आपको क्वांटा गुणांक ज्ञात करना होगा, अर्थात इसने क्या दिया है असामान्य अनुसंख्यक गुणधर्म दिए। तो सबसे पहले आप ज्ञात करो इस क्वेश्चन में क्या वांटो गुणांक I बराबर क्या भी फॉर्मूला बताया था आपको 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1। अल्फा का मान उसने दे रखा है आपको 46% या आप कह सकते हो 0.46। अब n के लिए क्या करवाना पड़ेगा आपको K4 FeCN6 का आयनन, तो करवाओ तो कितने प्राप्त होंगे भाई 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, तो यहाँ से n का मान कितना प्राप्त हो गया भाई आपको 5 प्राप्त हो गया। I बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है 0.46 5 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.46 इंटू 4, तो जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 24, कैरी कितनी आएगी 2 16 और 2 18, ये कितना आ गया भाई आपका I का मान आ गया आपका 2.84। I का मान कितना है आपका 2.84। तो सबसे पहले आपने क्या ज्ञात कर लिया I का मान। परासरण दाब पूछ रहा है, तो परासरण दाब का फॉर्मूला क्या होगा, परासरण दाब I बराबर क्या हो जाएगा I इंटू CRT। C का मान दे रखा है, देखो I का मान ज्ञात करके C बराबर कितनी है 0.1, R का मान उसने दिया हुआ है 0.82 और टेम्परेचर कितना है भाई 27 डिग्री सेल्सियस या आप कह सकते हो 300 केल्विन। रख दो बस। पाई बराबर I का मान कितना है आपका 2.84 इनटू सांद्रता कितनी है 0.1 और 0.082 इनटू टेम्परेचर कितना है 300, तो पाई बराबर जब आप इनको गुणा भाग करते हो तो कितना आता है 6.98 atm 6.98 atm। इस तरह से वांटो गुणांक सम्मिलित करके वो एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। देखो अभी तक तो बोर्ड की एग्जाम में ये आया नहीं है इस तरह से सम्मिलित करके सिंपल वाला आया है, फिर भी इस बार अगर पूछ ले तो आपको इस तरह से सबसे पहले I का मान ज्ञात करो और I का मान ज्ञात करने के पश्चात क्या कर लो आप सीधा I से गुणा कर दो पहले वाले को, तो आपका क्या आ जाएगा वो अनुसंख्यक गुणधर्म आ जाएगा। देखो ये तो किसके लिए है जब आपको आयनन की मात्रा दे, नहीं दे तो I का मान कैसे निकालोगे I बराबर प्रेक्षित अनुसंख्यक गुणधर्म बटे परिकलित अनुसंख्यक गुणधर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 46% या 0.46 और n का मान कितना आ गया यहाँ पे 5, तो ये रख दो फॉर्मूले में I बराबर क्या होता है 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, तो अल्फा I का मान कितना आ गया वांटो गुणांक 2.84, तो परासरण दाब क्या हो जाएगा पाई बराबर I इंटू CRT। C कितना है 0.1 एम्पियर, R दिया हुआ है टेम्परेचर 27 डिग्री या 300 केल्विन, तो यहाँ से पाई का मान आएगा आपका 6.98 atm। जिस तरह से अपन ने आयनन की मात्रा और वांटो गुणांक में संबंध पढ़ा था उसी तरह से अपन पढ़ेंगे समूहन की मात्रा और वांटो गुणांक में संबंध। तो वहां पे I का मान क्या आया था भाई 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, या अल्फा बराबर क्या आया था I माइनस 1 बटे n माइनस 1। यहाँ पे क्या आएगा वो अपन डिराइव करते हैं। तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट, जिस तरह से क्वेश्चन करवाया आपको आयनन की मात्रा देके किसी भी अनुसंख्यक गुणधर्म का मान पूछ सकता है, इसी तरह से समूहन की मात्रा देके किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किस तरह से ये संबंध निकालते हैं। तो मानना विलयन में विलय का 1 मोल घोला जाता है
समगुणित होकर 1 मोल समगुणित होकर AN अणु बनाते हैं। AN अणु बनाते हैं। मान लो विलयन में मिलकर के क्या N मोल समगुणित होकर एक बड़ा अणु क्या बनाते हैं AN। समूहन में जुड़ के क्या बनाते हैं एक बड़ा, और आयनन में क्या होता है टूट करके एक से अधिक प्रकार के आयन बनाते हैं, जबकि समूहन में क्या होता है जुड़ते हैं। AN अणु बनाते हैं तथा समूहन की मात्रा अल्फा हो तो क्या हो जाएगी, समूहन की मात्रा अल्फा हो जाएगी। तो अभी क्या देखा था अपन ने, एन अणु मिलकर क्या बना रहे थे भाई, वहां पे एक से क्या बन रहा था एन, यहाँ पे एन अणु मिलकर क्या बना रहे हैं भाई एन एक बड़ा अणु। तो वही प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रारंभ में मोल इसके कितने होंगे भाई एक, तो क्रियाकारक अपवाद कितना बनेगा 0। अब बात करते हैं साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या वही यहाँ पे जितने हम भाग लेंगे उससे क्या होगा जुड़ के ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे कितने क्रियाकारक कम होंगे अल्फा, तो बनेगा कितना अल्फा बटे एन। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझना, एन अणुओं के समूहन से क्या बन रहा है भाई अल्फा एक बड़ा अणु बन रहा है, एन के समूहन से तो क्या बन रहा है एक बड़ा अणु, इसलिए एक के समूहन से कितना बनेगा भाई अल्फा बाई एन बनेगा। ये बात ध्यान में रखना, एन के समूहन से क्या बन रहा है अल्फा, तो इसलिए एक के समूहन से क्या बन जाएगा अल्फा बाई एन। तो यहाँ पे साम्य अवस्था में एन का मान कितना आएगा 1 माइनस अल्फा, बनेगा कितना अल्फा बाई एन। अल्फा कम होगा तो क्या बनेगा अल्फा बाई एन। अरे ये तो लिख रहे हैं एन अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं, तो यहाँ पे अल्फा अणु कम होगा तो कितना बनेगा अल्फा बाई एन, क्योंकि एन से कितना बनता है अल्फा, तो एक से कितना बनेगा अल्फा बाई एन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो वही आगे क्या करोगे आप, प्रेक्षित मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, सबको जोड़ दो 1 माइनस अल्फा बटे अल्फा प्लस 1। जब आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, मैं इसको आगे ले रहा हूँ 1 प्लस अल्फा बाई एन माइनस अल्फा, तो यहाँ से अल्फा कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई आपका 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाई एन इंटू एन। अब देखो आगे क्या, परिकलित मोलों की संख्या कितने लिए है, प्रारंभ में मोल कितने हैं, परिकलित मोल कितने हैं 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा प्रेक्षित मोल अपॉन परिकलित मोल की संख्या तो आपका I यहां से कितना आया था भाई, ये नीचे करने की जरूरत नहीं है, अभी रख दो। I बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा बटे एन अपॉन 1। तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से I का मान क्या आ जाएगा आपका, I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, या आप कह सकते हो इसको I बराबर 1 माइनस इस अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई एन को आगे ले लो माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 1 प्लस अल्फा 1 बाई एन माइनस 1। तो ये क्या आ गया आपका I बराबर क्या आ गया 1 प्लस अल्फा 1 बटे एन माइनस 1। ये क्या आ गया 1 तो पूरा। तो यहाँ से अपने को संबंध किसमें साबित करना है अल्फा और ए, मैं 1 को इधर भेज रहा हूँ, अल्फा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई अल्फा इंटू 1 बटे एन इंटू 1। यहाँ पे ये क्या चला जाएगा नीचे, तो I माइनस 1 बटे 1 माइनस अल्फा, ये जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा I माइनस 1 बटे 1 माइनस एन अपॉन एन, ये एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एन इंटू I माइनस 1 बटे 1 माइनस एन। तो ये क्या आ जाएगा आपके अल्फा
वियोजन की संगुणन की मात्रा और आपके इसमें संबंध, वांटो गुणांक में संबंध। तो अल्फा बराबर आपके क्या आ गया भाई, n इंटू आई माइनस वन बटे वन माइनस एन। एन क्या है यहाँ पे, संगुणन के पश्चात समूह की संख्या। एन क्या होगी, संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या। एन क्या हो जाएगी भाई, संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या। तो बच्चों देखो आपने क्या किया, एन मोल के संगुणन से क्या बन रहा है, एक बड़ा अणु। तो प्रारंभ में मोल कितने हो जाएंगे, एन से कितना बड़ा एन। प्रारंभ में कितने हो गए, वन, और ये कितना हो जाएगा, जीरो। और साम्य अवस्था पर कितना हो जाएगा भाई, वन माइनस अल्फा, अल्फा बाई एन। अर्थात देखो एन अणुओं के संगुणन से कितना बन रहा है, अल्फा, तो एक से कितना बढ़ेगा, अल्फा बाई एन। तो प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे एन। तो परिकलित मोल कितने ले रहे हो आप, एक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे परिकलित मोलों की संख्या। आई बराबर क्या होता है, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बटे वन। वन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई बराबर आपके क्या आ गया, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा एन। तो इसको थोड़ा आगे पीछे करोगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा आपके, वन प्लस अल्फा इंटू वन बटे एन माइनस वन। तो यहाँ पे वन को इधर लेके आओ तो यहाँ पे अल्फा का मान फिर आपका क्या आ जाएगा, आई बराबर अल्फा बराबर आई माइनस वन बटे वन बाई एन माइनस वन। तो एन यहाँ पे लघुत्तम लोगे तो ये एन यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वन माइनस एन बटे एन, एन ऊपर जाए तो ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू आई माइनस वन बटे वन माइनस। देखो बच्चों ये फॉर्मूले संगुणन की मात्रा में एन क्या है, यहाँ पे संगुणित अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में दूसरी तरीके से ये फॉर्मूला निकालते हैं, वो मैं निकाल के बता रहा हूँ, इसको एक बार नोट कर लो। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला हो, बस उसमें थोड़ा सा ये वन माइनस आई आ जाता है बटे एन माइनस वन आ जाता है, तो वो फॉर्मूला मिल जाए तो ये मत सोचना कि सर ने गलत करवा दिया, मैं वो भी डिराइव कर रहा हूँ। बस यहाँ से इसके आगे से थोड़ा सा वो ध्यान में रखना होगा। तो एक बार इसको नोट कर लो। तो देखो बच्चों सब कुछ सेम होता है, किसी बुक में दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे आई बराबर अपने प्रेक्षित मोल उतने आएंगे, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन बटे वन। तो यहाँ पे आई का मान क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा बटे अल्फा बटे, ये हो गया आपके। यदि मैं देखो यहाँ पे अल्फा बाई एन और अल्फा को इधर लेके आऊं और आई को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा माइनस अल्फा बाई एन बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस आई हो जाएगा। आई को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, अल्फा को इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से आप अल्फा क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, वन बटे एन बराबर आई वन माइनस आई। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, एन माइनस वन बटे एन इंटू वन माइनस आई। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस आई बटे एन माइनस वन बटे एन। एन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन इंटू वन माइनस आई बटे एन माइनस वन। तो अल्फा बराबर आपके क्या आ गया, एन इंटू वन माइनस आई बटे एन माइनस एन। एन यहाँ पे वही क्या है, संगुणन के पश्चात कणों की संख्या। एन क्या है, संगुणन के पश्चात। तो संगुणन के पश्चात एक ही होता है, जनरली क्या रखना होता है, एक ही होता है। तो ये अल्फा क्या हो जाएगी, वही संगुणन की मात्रा। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि आपकी बुक में ये फॉर्मूला मिल जाए या वो मिल जाए, तो दोनों तरीके से दोनों फॉर्मूले क्या है सही। तो अल्फा बराबर एन इंटू वन माइनस आई बटे एन माइनस वन, या दूसरा फॉर्मूला इससे पहले निकाला था अपन ने, अल्फा बराबर एन इंटू आई माइनस वन बटे वन माइनस एन। तो दोनों ही सही है, दोनों सही तरीके से। बस यदि आप इन दोनों को इधर लेके आते हो तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये आ जाता है। यदि आप वन को
इधर लेके आते हो तो फॉर्मूला क्या आ जाता है आपका पहले वाला आ जाता है। तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना ना, दोनों में से कोई सा भी डेरिवेशन कर दो समूहन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला वही आएगा, न्यूमेरिकल भी आंसर भी वही आएगा भाई। उसमें i माइनस 1/1 माइनस n है तो उससे क्या फर्क हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस i अपॉन n माइनस 1 होगा। इस तरह से आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अपन ने आयन का एक न्यूमेरिकल किया, उसमें जिस तरह से देखो परासंग दाब का मान निकालते उसी तरह से यहाँ से I का मान निकाल के डायरेक्ट आपको गुणा करना होगा। तो लास्ट टॉपिक था आपका वांटाप गुणांक और समूहन की मात्रा में संबंध। इसका ये डेरिवेशन आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, या पिछला जो न्यूमेरिकल कराया आयन के लिए उसकी तरह क्या पूछ सकते हैं आपसे, न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका सॉल्यूशन चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब I का मान देखो बच्चों, आपको ये न देके आपसे वो वैसे दे दे तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, I का मान यदि प्रेक्षित मोल मान और परिकलित मानों से, तो ये समूहन की मात्रा है और आपका चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके I का मान यदि आपको संगुणन या आयनन की मात्रा नहीं दे तो किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा संगुणन आयन, आपसे पूछ रहा है एथेनोइक अम्ल का बेंजीन में वांटाप गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपको I का फॉर्मूला पता होना चाहिए, I बराबर क्या है, परिकलित अनुभार बटे प्रेक्षित अनुभार। उल्टा होता है अनुभार के लिए, वैसे क्या होता है प्रेक्षित बटे परिकलित मतलब आपने जो जानते हो, और प्रेक्षित मतलब जो आप ज्ञात कर रहे हो। तो अपन ने देखो सामान्य अनुभार क्या होता है इसका, CH3COOH कितना होगा भाई 60। लेकिन वियोजन या समूहन के पश्चात क्या होगा, असामान्य क्या हो जाएगा, असामान्य अनुभार कितना होता है भाई आपका डायमर के रूप में होगा। ये अभी आपको बताया था डायमर बनता है, फर्स्ट में कौन पढ़ाया, तो कितना प्राप्त होता है ऐसे कमल का आपका 120 प्राप्त होता है। तो आपको देखो परिकलित कितना है आपका, जानते कितना हो आप 60, और प्रेक्षित डायमर बनने के बाद में कितना प्राप्त हो आपको 120। तो 60 बटे 120 I बराबर कितना आ जाएगा 1/2, या कह सकते हो आप 0.5। तो यहाँ से I बराबर कितना आ गया आपका 0.5। देखो अनुभार में उल्टा होता है, मैंने बताया था इस फॉर्मूले को याद रखना। अनुभार क्या होता है नीचे, तो परिकलित मान ऊपर चला जाता है, प्रेक्षित क्या जाता है नीचे। तो देखो परिकलित मतलब आप एथेनोइक अम्ल का जानते हो कितना होता है 60 होता है सिंपल, लेकिन आपने बेंजीन में विलयन बनाया इसका तो क्या हो गया डाइमर बन गया। तो डाइमर बनने के बाद में उसका अनुभार कितना प्राप्त होता है आपको, असामान्य अनुभार कितना प्राप्त होता है ये 120। तो ये तो क्या हो गया भाई आपका परिकलित, और ये अनुभार क्या हो गया आपका प्रेक्षित। तो आपने जब डाइमर बना इसका द्विलक बना बेंजीन में, उसके बाद में अनुभार कितना प्राप्त होता है 120। तो प्रेक्षित कितना हो गया 120, तो परिकलित बटे प्रेक्षित 60 बटे 120 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 या 0.5। तो यहाँ पे I का मान क्या हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। इस तरह से दूसरे मान देके आप क्या ज्ञात कर सकते हो। इसी तरह से उसमें क्या होगा भाई प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म। इस तरह से देखो आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। यदि आयनन या व्यंजन समूहन की मात्रा न दे तो इस तरह से आप वांटाप गुणांक की चर्चा कर सकते हो। तो बच्चों आपका चैप्टर सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर से विद्युत रसायन। तो किसी भी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या व्हाट्सएप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और चैनल को क्या करें लाइक करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और किसी भी बच्चे को आप दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप फोन पे बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को ये दिक्कत है, ये नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूंगा। तो थैंक यू, आज की क्लास इतनी होगी। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन।